जी, स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेव का पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। वेव बेसिक्स, ट्रैवलिंग वेव, वेव स्पीड एंड वेव इक्वेशन। उसके बाद अब हमने देखना है कि वेव मोशन में एनर्जी जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। आप कहते हो कि वेव जो है दैट इज़ अ मैकेनिज़्म टू ट्रांसफ़र द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो देखेंगे इस आर्टिकल में कि वो किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उसकी वेव मोशन में पावर क्या होती है, इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये आर्टिकल जो है हम इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ये मैं बुक हॉलिडे रजनी की बात कर रही हूँ, उसमें फिगर शो करवाई हुई है कि अगर आप फिगर 8 1 ये ना कहें कि ये कौन-सी है, कि इसमें ये बताया हुआ है कि अगर एक स्ट्रिंग है, ठीक है? तो वो आपके हाथ में है और आप उसको शेक करते हो, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, वेव प्रोड्यूस होगी। और अगर उसके वन एंड से आप उसको शेक करते हो और उसमें वेव प्रोड्यूस होती है और दूसरे एंड पे अगर आपके पास कोई फ्रेंड है, तो वो इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। यानी वो जो आपने उसको शेक किया, तो इसका मतलब है आपने उस स्ट्रिंग पे वर्क डन किया और वो वर्क डन जो है वो ट्रैवल करेगा स्ट्रिंग के अलोंग। और वो एनर्जी जो जब ट्रैवल करेगी, अगर दूसरे एंड पे कोई आपका दोस्त है, वो उसको पकड़े हुए है, तो उसको वो फ़ील होगा, ठीक है? वो एनर्जी फ़ील होगी। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो ये कह लें कि ट्रैवल करेगी। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरह से है कि वो कैसे ट्रैवल करती है, वो हम आगे कैलकुलेट करके देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं फिगर के थ्रू कि किस तरह से है। सो ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में बस वही एग्ज़ाम्पल बताई हुई, जैसे मैंने आपको बता दिया कि यू शेक वन एंड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रिंग, योर हैंड इज़ डूइंग वर्क ऑन द स्ट्रिंग। कि अगर आप एक लंबी स्ट्रिंग को वन एंड से शेक करते हैं, तो स्ट्रिंग पर आपके हाथ से वर्क डन होता है। यू आर दस प्रोवाइडिंग एन एनर्जी टू द स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि जब आप शेक करते हो, तो आपने उस स्ट्रिंग को एनर्जी प्रोवाइड कर दी है। दैट एनर्जी ट्रेवल अलोंग द स्ट्रिंग एज ए वेव। और यही एनर्जी जो है वो स्ट्रिंग में एज ए वेव जो है वो ट्रेवल करती है। एंड ए फ्रेंड एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग कुड एक्सट्रैक्ट दैट एनर्जी। और अगर उस एंड पे, दूसरे एंड पे स्ट्रिंग के अगर आपका कोई दोस्त है, तो वो उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। Energy transport is an important property of wave, and in this section we examine the energy of a wave on a stretch string. ठीक है। इस सेक्शन में मैंने जैसे आपको बताया कि हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेव की एनर्जी जो है वो एग्जामिन करनी है कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेव की एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। ये ले, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको आपको फिगर बता दूं, फिगर से थोड़ा-सा बता दूँ, फिर हम उसको रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास हमने वेव स्ट्रिंग जो है उसके 2 एलिमेंट ले लेने हैं, ठीक है? कि सपोज़ कि स्ट्रिंग में वेव ट्रैवल कर रही है, उस स्ट्रिंग के हमने 2 लेंथ एलिमेंट ले लिए। एक को हम कहते हैं ए और दूसरे को बी। ये ऐसे ही समझ लें कि मीडियम में से, जिस मीडियम में से वेव पास करती है, उस मीडियम के 2 पार्टिकल हैं। तो हम क्योंकि स्ट्रिंग की बात करते हैं, तो हम पार्टिकल की बात नहीं करते, हम यहाँ पे लेंथ एलिमेंट की बात कर लेते हैं। ये 2 हमने लेंथ एलिमेंट ले लिए ए और बी। पहले आपने फिगर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना, फिर जब फिगर अंडरस्टैंड हो जाएगी, फिर आप इज़िली इसको साथ-साथ फॉलो करते जाएँगे। अच्छा, 2 आपने क्या ले लिए, लेंथ एलिमेंट ले लिए ए और बी। अच्छा, ये आपके पास एक, ये कह लें वेव पास कर रही है टी टाइम पे, ये टाइम t1 में, ठीक है? तो दूसरी वेव जो है वो t/4 पीछे है से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो ये t/4 पीछे से स्टार्ट दूसरी वेव है टाइम t2 पे। यानी एक वेव t1 टाइम पे है और दूसरी वेव t2 टाइम पे है। तो अब यहाँ पे देखना है कि ए पॉइंट पे आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? यहाँ पे आपके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? और इस पॉइंट पे जब वो एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, उस पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इसी तरह से हमने ये बी लेंथ एलिमेंट है, उसकी देखनी है कि जब वो एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है, तो तब क्या है? और जब वो मैक्सिमम पोज़ीशन पे पहुँचता है, तो तब क्या होता है? तो फिर हमने दोनों का डिफ़रेंस देखना है।
कि टाइम t1 पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज है, और वो टाइम t2 पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में बी एलिमेंट में टाइम चेंज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज या काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या है। वो टाइम के लिहाज से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों को सम अप करेंगे तो आपके पास एनर्जी ट्रांसफर आ जाएगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं, मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। इसको स्टार्ट करते हैं कि ये फिगर जो मैंने अभी आपको बताई, कहते हैं शो ए वेव ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक वेव ट्रैवल कर रही है एट टाइम t1 एंड एट टाइम t2। ठीक है, एक ही वेव है, ये दो वेव्स नहीं है। क्या है, ये एक ही वेव है। पहले वेव गुजर रही है t1 टाइम पे, फिर वही वेव जो है वो t2 टाइम पे है। ठीक है, तो लेंथ एलिमेंट जो है उसके ए और बी है, ये लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि फिगर शो करती है अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग एट टाइम t1 एंड t2, कंसीडर टू एलिमेंट्स ऑन द स्ट्रिंग। हमने क्या किया, दो एलिमेंट स्ट्रिंग पे कंसीडर कर लिए, ईच ऑफ द लेंथ dx, दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। dx लेंथ के दो लेंथ एलिमेंट हमने ले लिए। एलिमेंट एट ए वाज लोकेटेड ऑन द वेव क्रस्ट एट टाइम t1, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एलिमेंट 1 है, A1, एलिमेंट 1 है ए, ये वेव के क्रस्ट पे है, ये क्रस्ट है। ठीक है, ये आपके मीन पोजीशन से वो क्रॉस कर रही है एक्सिस को, तो ये क्रस्ट पे कहता है एलिमेंट t1 टाइम पे ये जो है वो क्रस्ट पे है। सो आफ्टर विच इट मूव डाउनवर्ड एंड क्रॉस द एक्सिस एट t2। क्या कहता है कि फिर वो क्या करता है, जब एलिमेंट पहले t1 टाइम पे कहाँ पे होता है, t1 टाइम पे वो क्रस्ट पे है, फिर जैसे जैसे टाइम पास होता है और t2 टाइम आता है तो t2 टाइम पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। ठीक है, t2 टाइम पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। फिर क्या है आपके पास, द एलिमेंट बी वाज क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस एट t1। अब क्या है, जो बी एलिमेंट है वो t1 टाइम पे क्रॉस कर रहा है बट इज ऑन ए वेव क्रस्ट एट टाइम t2। ये अपने फिगर से ही बता देना है। ठीक है, कि ये वाला जो एलिमेंट ए है पहले वो क्रस्ट पे था t1 टाइम पे, फिर t2 टाइम पे उसने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया। इसी तरह जो बी एलिमेंट है वो पहले t1 टाइम पे वो क्या है, वो एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, और फिर आपके पास क्या होता है, वो t2 टाइम पे वो वेव के क्रस्ट पे होता है। यानी पहले ये इस तरह से पार्टिकल जा रहा है, फिर ये पीछे से आ रहा है। ये ऐसे ही है जैसे ट्रेन होती है, आगे पीछे वो पार्टिकल्स जो है वो ट्रॉलीज जो है वो मूव कर रही होती है, ये बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है। सो एलिमेंट ए इज एट रेस्ट एट t1। तो सबसे पहले कहते हैं कि एलिमेंट ए जो है वो टाइम t1 पे रेस्ट पे है। ठीक है, एलिमेंट ए जो है t1 टाइम पे, ये देखें हम कहते हैं कि वो रेस्ट पे है, तो आगे जाके t2 टाइम पे क्या होगा, element is at rest at t1 while at t2 it has maximum particle speed। लेकिन जैसे ही वो t2 टाइम पे जाता है तो वो अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ मूव करता है। यानी क्रस्ट पे वो क्या होता है, रेस्ट पे होता है। फिर वो यहाँ से जब एक्सिस को क्रॉस करता है t2 टाइम पे तो उसकी स्पीड जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड हो जाती है, वो स्पीड गेन कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि दिस एलिमेंट देयरफॉर गेन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन t1 एंड t2। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है t1 और t2 टाइम के बिटवीन। फिर एलिमेंट हैज वेरी नियरली इट्स रिलैक्स लेंथ dx एट टाइम t1। अब एलिमेंट की जो पहले रिलैक्स लेंथ है वो क्या है, dx टाइम t, बट एट टाइम t2 इट हैज स्ट्रेच टू ए ग्रेटर लेंथ बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इट हैज दस गेन्स पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम t1 टू t2। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपने कहा ना कि ये क्या बात हो गई कि ये देखें कि रेस्ट पे वो क्या है, उसकी लेंथ कौन सी है, रिलैक्स लेंथ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप ये जो जहाँ से ये क्रॉस कर रहा है अगर आप उसको देखो तो ये स्ट्रेच हो गई है, यहाँ से यहाँ तक ये देखिए लेंथ इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब है कि जब वो आपका रेस्ट पोजीशन से मोशन में जा रहा होता है तो अंडर टेंशन स्ट्रिंग की वो लेंथ उसकी क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
इसका मतलब है इसकी अब पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई बिटवीन T1 टू T2, ठीक है? ये पहले इसकी इतनी पोज़ीशन थी, लेंथ थी, अब इसकी इतनी हो गई। तो क्या होगा? यहाँ पे, ठीक है? Thus it gains potential energy from T1 to T2, यानी वो बिटवीन T1 और T2 एलिमेंट ए जो है, यहाँ से यहाँ तक जाने में काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी भी गेन कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड कहते हैं कि जो बी एलिमेंट है, बी लेंथ एलिमेंट है, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है बिटवीन पॉइंट T1 एंड T2, ठीक है, कि वो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे वो इन मोशन है, यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ से फिर वो जब मीन पोजीशन की तरफ नहीं आ रहा है, रेस्ट पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी लूज करता जा रहा है, ठीक है। मोर ओवर बी इज स्ट्रेच एट T1, इसका मतलब है कि T1 टाइम पे, T1 टाइम पे ये जो बी लेंथ एलिमेंट है वो स्ट्रेच है, फिर टाइम के साथ साथ जब T2 टाइम पे पहुंचता है तो वो रिलैक्स पोजीशन में हो जाता है, ठीक है। सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिक्रीज, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे अगर देखें कि लेंथ एलिमेंट ए जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी भी गेन कर रहा है, रेस्ट से इन मोशन जब जाता है, यहाँ से अब उसने इन मोशन से रेस्ट में आना है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी भी लूज़ करेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी लूज़ करेगा। सो वी कैन दस व्यू द ट्रैवल ऑफ ए वेव अलोंग द स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। कहते हैं इस तरह से हम जो है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हर एलिमेंट के स्ट्रिंग की उसको व्यू कर सकते हैं कि वो कैसे ट्रैवल कर रही है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बाय कैलकुलेटिंग हाउ एनर्जी चेंजेस विद टाइम। अब हमने ये देखना है, एनर्जी तो चेंज हो रही है, लेंथ एलिमेंट ए की भी एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है बिटवीन टाइम T1 एंड T2। इसी तरह से बी लेंथ एलिमेंट भी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है। तो अब ये देखना है कि वो बिटवीन टाइम T1 एंड टाइम T2, यानी dt टाइम में वो कितनी एनर्जी जो है वो चेंज होती है। वी कैन डिटरमिन द पावर डिलीवर्ड बाय द वेव, और इस तरह से हम पावर डिलीवर भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू पावर, वो पावर होती है। सो अब हमने इसको कैलकुलेट किस तरह से करना है कि हमारे पास फिगर बी है। फिगर बी में अब आप क्या है कहेंगे कि आप फिगर बी में इसी लेंथ एलिमेंट को थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताया हुआ है। फिगर बी में लेंथ एलिमेंट ए को ही थोड़ा एक्सपेंड करके बताया हुआ है। वो किस तरह से है कि ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि लेंथ एलिमेंट पहले रिलैक्स पोजीशन में था जब वेव नहीं थी, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं की थी, स्ट्रिंग को शेक नहीं किया था, तब ये लेंथ एलिमेंट इस तरह से थी। लेकिन जैसे ही उसको शेक किया तो ये लेंथ एलिमेंट अब क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, तो उसकी लेंथ dx की बजाय dl हो जाएगी। इस तरह से अब वो स्ट्रेच होगा लेंथ एलिमेंट, ठीक है। अगर वो स्ट्रेच होता है इस तरह से, तो अब हम देखते हैं कि हमने फिर काइनेटिक एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करनी है। सो फिगर बी जो है वो क्या शो करती है, एक्सपेंडेड व्यू ऑफ ए स्ट्रिंग एलिमेंट एट एन arbitrary point in its motion. Its length has been stretched from its relaxed length dx to dl. The element has, अब ये बताना है कि एलिमेंट का मास कितना है। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि किसी भी लेंथ एलिमेंट का आपने मास निकालना है तो वो मास डेंसिटी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। ये म्यू जो है दैट इज द मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये पर यूनिट लेंथ स्मॉल लेंथ dx है तो मास भी dm होगा। सो dm ओवर dx दैट इज द मास डेंसिटी। तो यहाँ से आपने मास निकाल लिया एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी vy। ये यू वाई से वेलोसिटी को शो किया हुआ है ताकि वी के साथ इसको ये कह लें कि ये कंपेयर ना करना, कि वो ये ना हो कि वो कन्फ्यूजन हो जाए। यहाँ पे ये यू सबस्क्रिप्ट में वाई ये शो कर रहा है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, कि वाई एक्सिस के अलोंग किस तरह से आपके पास पार्टिकल या लेंथ एलिमेंट जो है वो मूव कर रहा है। सो अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है।
So this element has mass this and is moving with velocity uy given by equation 1814. इक्वेशन 1814 क्या है कि आपने देखा था कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आपने और इधर जो अपना ट्रैवलिंग वेव और साइनोसाइडल वेव थी, उसमें आपने देखा था कि वेलोसिटी जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है एक्स और टी पे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। और वो किसके इक्वल आती है? माइनस वाई एम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस ओमेगा कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये असल में क्या था कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, वाई एक्स ऑफ टी था, वो आपके पास वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी था। तो उसको जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी ये आ गई। अब ये वेलोसिटी आ गई है अलोंग वाई एक्सिस, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है फार्मूला क्या होता है? सिंपल पहले करके देखें, के इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, यही होता है। तो अगर इन पैरामीटर की फॉर्म में लिखोगे तो डी के क्या, दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ डी एम, मैस कितना है? स्मॉल मैस है। और वेलोसिटी कौन सी होगी? अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी होगी यू वाई स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, डीएम की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें, म्यू डी एक्स माइनस, ठीक है, लिख दिया। और जो वेलोसिटी है आपके पास यू स्क्वायर वाई जो है उसकी आपने वैल्यू लिख देनी है, ठीक है, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी हमारे पास इसके इक्वल है, ये उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी चेंज आया है एलिमेंट लेंथ एलिमेंट का ए से लेके टी टाइम से लेके टी टू टाइम तक। इसी तरह से हमने ये कह लें कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इसी लेंथ एलिमेंट के लिए। ये लें जी, ये ठीक है, हमने काइनेटिक एनर्जी चेंज निकाल लिया। अब हमने असल में निकालना क्या है, हमने एनर्जी निकालनी थी, पावर निकालनी थी जो कि ट्रेवल करती है आपके पास स्ट्रिंग में। दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हैज अकर्ड इन द टाइम डी टी, दैट ये टाइम कौन सा है? इट टेक्स फॉर ए वेव टू मूव ए डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। यानी अब हमने क्या निकालना है? dx निकालना है। तो हमने dx किस तरह से निकालना है dt, कि हमें पता है कि dx ओवर dt क्या होता है? स्पीड के इक्वल होता है। यानी वेव स्पीड क्या है? dx ओवर dt, कि x के लिहाज से, टाइम के लिहाज से x कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ से टाइम निकाल लिया कि dt किसके इक्वल है? dx ओवर v के। सो अब हम देखते हैं द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय द वेव इज। अब ये वो एनर्जी है, द रेट है काइनेटिक एनर्जी चेंज का जो वेव को ट्रांसफर हो रही है, वो क्या आती है आपके पास? यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया था, ये देखें कि आपके पास क्या था, हाफ म्यू। ये आपने क्या करना है, जब आपने इसको डी के को डी टी से डिवाइड करना है तो इधर डी एक्स को भी डी टी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, जब आप उसको dt से डिवाइड करोगे, dx को dt से डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर kx, cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t आ जाएगा। ये इसका पूरे का स्क्वायर है। साथ ये वाई एम नेगेटिव साइन भी प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर वाई एम डी एक्स ओवर डी टी कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। सो यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी जो है वो आपके पास क्या आता है? v के इक्वल है, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन क्या बनती है? वेलोसिटी बनती है। सो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वेव, ठीक है। इसी तरह से हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी है। टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इन द एलिमेंट वी मस्ट एवेल्युएट द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? वर्क डन फाइंड आउट करना होगा। जाहिर सी बात है, आप वर्क डन ही करते हो ना, जब आप स्ट्रिंग को शेक करते हो तो क्या होता है कि स्प्रिंग में आपने एनर्जी दी है वेव को, वो किस तरह स्ट्रिंग को किस तरह से दी है? हैंड के थ्रू। तो हैंड से आपने क्या किया? वर्क डन किया। तो वो वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है एज इट स्ट्रेचेज द एलिमेंट लेंथ डी एक्स टू डी एल। जब वो रिलैक्स से डी एल, यानी जब आपने उसको शेक किया, पहले वो डी एक्स में था, उसकी रिलैक्स लेंथ थी, फिर आपने उसको शेक किया, हैंड से वर्क डन किया, तो उसकी लेंथ क्या हो गई? डी एल हो गई। तो यहाँ से फिर हमने क्या निकालना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या होता है? फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अब कौन सा होगा?
कि स्ट्रेच लेंथ में से रिलैक्स लेंथ निकालोगे तो जो बाकी लेंथ बचेगी वो लेंथ होगी जो जिसने एनर्जी गेन की है आपके हैंड से। सो अप्रोक्सीमेटली डी एल एज द हाइपोटेंस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये जो डी एल है ये एक राइट ट्राइंगल का हाइपोटेंस बनता है। किस तरह से कि ये तो डी एक्स हो गया, ठीक है, और ये डी एल है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास परपेंडिकुलर बनता है, यानी जो लेंथ उसकी स्ट्रिंग की चेंज हो रही है वेव की वो अलोंग वाई एक्सिस है, तो ये एक तरह से राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्स बन जाता है। तो यहाँ से अगर आपने निकालना है कि डीएल निकालना है तो कैसे निकालोगे, डी एक्स का स्केयर प्लस डी वाई का स्केयर विच इज इक्वल टू डी एल स्केयर। सो यहाँ से ये आपने क्या निकाल लिया है कि आपने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एफ डी एल माइनस डी एक्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो आप यहाँ पे चेंज डी यू क्या शो कर रहा है, कैपिटल यू जो है ये शो कर रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एफ। अब डी एल की जगह पे बच्चों आपने क्या लिखना है, डी एल की जगह पे आपने, मैंने आपको जैसे बताया कि फिगर से आपने लिखना है कि विच इज इक्वल टू डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई स्केयर। सो आपके पास यहाँ पे ये dl की वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई स्केयर अंडर रूट, राइट, माइनस ये वाला डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन में से डी एक्स को कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकालेंगे डी एक्स स्केयर कॉमन निकलेगा ना, तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होकर सिंपल डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। यानी आप कहने का मतलब ये है कि इसको जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस इसको अपने पार्शियल की फॉर्म में ले लेना है डेरिवेटिव को, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स, क्योंकि एक्स भी बाहर निकल गया है, -1 यहाँ से भी डी एक्स बाहर निकल, कॉमन ले लिया ना आपने। तो अब आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब ये देखो तो ये क्या जी बनती है ये चीज, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये तो स्लोप है कि वाई के लिहाज एक्स के लिहाज से वाई कैसे चेंज हो रहा है, यानी क्या बता रहा है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में ये देखें जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये स्लोप जो है वेव की वो किस तरह से वेरी कर रही है। तो ये क्वांटिटी जो है ये वाली, ये आपको बता रही है स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग, कि वेव की जो स्ट्रिंग की जो स्लोप है वो किस तरह की है। ये वेव स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो वाई के लिहाज से, एक्स के लिहाज से वाई कैसे उसका चेंज हो रहा है। सो इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज नॉट टू लार्ज, कहते हैं कि अगर जो वेव स्ट्रिंग में पास कर रही है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर हम क्या कहते हैं, तो स्लोप विल बी स्मॉल, उसकी स्लोप फिर कम होगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं, 1 प्लस जी एक्स, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एन जेड प्लस, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई है। किस पे लगाएंगे, 1 प्लस पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर पे। तो जब हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई, बाइनोमियल फार्मूला लगाया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस पावर कितनी है इसकी, 1/2, और ये क्या है आपके पास, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स स्क्वायर, साथ उसके क्या आ जाएगा, माइनस साइन 1। अब ये माइनस इस प्लस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास क्या आ गया, हाफ एफ डी एक्स पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता है कि विद पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स, यानी अगर आप वाई जो है वो आपके पास, मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है आपके पास, के वाई एम कॉज के एक्स ओमेगा टी। अगर आप समझो कि ये वाला आपके पास है वाई वाई एम कॉज के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वाई डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर वो उसको उसका एक्स डेरिवेटिव लेते हो तो वो हमारे पास क्या आता है, ठीक है, वाई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इस के एक्स को दोबारा डेरिवेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के आ जाएगा, ठीक है, एक्स डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स इसी वो आपके पास 1 हो जाएगा। यानी ये जो पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स है ये किसके इक्वल है, माइनस वाई एम के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी के। आपने इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है, टू फाइंड द रेट एट विच पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसपोर्टेड अलोंग द स्ट्रिंग। अब ये क्या शो कर रहा है, जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे क्या आ गया, 1/2 एफ डी एक्स माइनस वाई एम के कॉज
के एक्स माइनस ओमेगा टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, फिर आपने इसको टाइम के लिहाज से डेरिवेट कर लिया, ठीक है। जब टाइम के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो ये भी अगर टाइम के लिहाज से डेरिवेट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के लिहाज से डेरिवेट हो रहा है। ये आपको पता है बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है, v के। सो 1/2 एफ वी वाई एम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास द रेट एट विच पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड अलोंग द स्ट्रिंग आ गया। पहले हमने काइनेटिक एनर्जी रेट फाइंड आउट किया था, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी रेट फाइंड आउट किया है कि वो कितनी ट्रांसफर हो रही है अलोंग द स्ट्रिंग। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन क्या करनी है, कहते हैं इक्वेशन 18-19 वो क्या थी, एफ वी इज इक्वल टू एफ ओवर म्यू, ये वेव स्पीड जो हमने कैलकुलेट की थी, ये वो वाली इक्वेशन है। और 18-13 इक्वेशन कौन सी है, ये v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, ये भी मैंने आपको बताया था कि v जो है ओमेगा ओवर के इक्वल है। तो आप आपने यहाँ पे f को क्यों का ये मॉडिफिकेशन क्यों कर रहे, ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी चेंज जो है वो हमारे पास एफ की फॉर्म में नहीं है, तो हम चाह रहे हैं फोर्स को भी उसी फैक्टर्स की फॉर्म में लें ताकि एक्सप्रेशन एक जैसा हो जाए। सो एफ हमें पता है, यहाँ से एफ किसके इक्वल आ जाएगा, वी स्क्वायर म्यू, ठीक है। तो वी स्क्वायर वैसे यहाँ से किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओवर के स्क्वायर के। तो आपने यहाँ पे एफ की जगह पे ओमेगा ओवर के स्क्वायर म्यू प्लेस कर देना है, तो आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा जैसा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी, यानी डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू डी के ओवर डी टी, यानी दोनों का रेट जो है वो सेम आ रहा है। अब ये क्या शो कर रहा है कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। वो किस तरह से, अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया कि हमारे पास डी के एंड डी यू आर बोथ जीरो व्हेन द एलिमेंट हैज इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एज इन केस ऑफ एलिमेंट ए एट टाइम टी। अगर हम एलिमेंट ए की बात करते हैं और t1 टाइम की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन में था, तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, जीरो है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपके पास डी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आर बोथ जीरो व्हेन द एलिमेंट हैज इट्स मैक्सिमम, यानी जब वो अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है t1 टाइम पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज भी जीरो है और उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी जीरो। क्यों कि रेस्ट पोजीशन में, जैसे मैंने कहा कि ये रेस्ट पोजीशन में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगी। क्यों कि यहाँ पे हमने कह दिया कि डी यू, प्रूव कर दिया कि डी यू और डी टी इज इक्वल टू डी के ओवर डी टी। सो बोथ डी के एंड डी यू हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द एलिमेंट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। कहते हैं कि जब यही वाला एलिमेंट ए एलिमेंट जब यहाँ पे t2 टाइम पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। कैसे, यहाँ से मैंने पहले जैसे डिटेल में बताया था कि ए पॉइंट से यहाँ तक जाते हुए वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करता है और उसके साथ साथ वो पोटेंशियल एनर्जी भी गेन कर रहा है, ठीक है। तो t1 टाइम पे दोनों एनर्जी चेंज जीरो है जब वो रेस्ट में होता है, लेकिन जैसे ही वो इन मोशन होता है और एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ऑल्दो मोशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग रिमाइंड अस ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। कहते हैं कि अगर चाह हमें एलिमेंट की जो मोशन है, स्ट्रिंग के जो एलिमेंट है उनकी मोशन ये करवा रही है रिमाइंड कि ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, लेकिन देयर इज एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। अगर आपका याद आपको आए कि मैकेनिकल एनर्जी हमने देखा था कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में किसी भी पॉइंट में टोटल एनर्जी जो थी वो कंजर्व रहती थी, लेकिन यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है, ठीक है। मैस एलिमेंट की एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है जीरो से मैक्सिमम तक, ठीक है। जैसे जैसे टी टाइम से t2 टाइम की तरफ आते हैं तो वो एनर्जी टाइम में कंजर्व नहीं रहती, वो क्या होती है, वो चेंज हो रही होती है। पहले वो जीरो थी, फिर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये एक मेन डिफरेंस है
आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी में और वेव एनर्जी में, कि यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। सो दिस शुड नॉट बी अ सरप्राइज, बिकॉज ये सरप्राइजिंग नहीं है हमारे लिए, क्योंकि मैथ एलिमेंट इज नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम, कि वहां पे आपने देखा था कि एक ही सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर था, ठीक है, वो एक था, आइसोलेट था। वो किसी को एनर्जी ना ट्रांसफर कर रहा था, ना कहीं से एनर्जी ले रहा था। लेकिन आपको पता है कि जब वो स्ट्रिंग में वेव मूव करती है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल, फिर दूसरा पार्टिकल, या एक लेंथ एलिमेंट, दूसरा लेंथ एलिमेंट, तीसरा। तो पहला जो है, ये वाला जो है, वो अगले को एनर्जी ट्रांसफर करता है, पिछला इसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती। बिकॉज मैथ एलिमेंट इज नॉट एन आइसोलेटेड, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिंग का मैस है वो आइसोलेटेड नहीं है। नेबरिंग मैस एलिमेंट आर डूइंग वर्क ऑन इट टू चेंज इट्स एनर्जी। तो कहते हैं कि नेबरिंग मैस एलिमेंट, यानी नेबरिंग पार्टिकल्स जो है, ये जो लेंथ एलिमेंट्स हैं, वो उस पे वर्क डन करते हैं। ठीक है, एक में वर्क डन हुआ, उसने उस वर्क डन को अगले में ट्रांसफर कर दिया, उसने अगले में ट्रांसफर कर दिया, और इस तरह से उसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। सो ये एक मैकेनिज्म था एनर्जी ट्रांसफर का वेव मोशन में। आपको पता चल गया है कि एनर्जी जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0 से मैक्सिमम की तरफ वो चेंज हो रही होती है। अब हम आते हैं असल कंसेप्ट की तरफ, कि हमने देखना है कि पावर कितनी डिलीवर हुई है। ठीक है, वेव मोशन में पावर कितनी डिलीवर हुई है। तो हमें पता है कि पावर क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, अब टोटल एनर्जी किसकी इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने यहाँ पे देखा कि डी यू और डी टी, तो हमारे पास डी के और डी टी के इक्वल है। तो आप क्या है, इस डी के और डी टी की जगह पे डी यू और डी टी लिख दे सकते हो, तो ये डबल हो जाएगा, डबल टाइम डी यू और डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो डी यू और डी टी का यहाँ एक्सप्रेशन लिखोगे, तो ये आपके पास क्या आ गया, म्यू ओमेगा स्केयर वाई एम बी कोस स्केयर के एक्स माइनस ओमेगा टी। यानी अब ये वो एनर्जी आ गई है जिसको हम कहेंगे, रेट आ गया एनर्जी चेंज का, ट्रांसफर का, जिसको हम पावर बोलेंगे। ये लें जी, अब हम अपने आर्टिकल के वाइंड अप की तरफ चल रहे हैं। The rate at which mechanical energy is transmitted along the string is simply power. ठीक है, rate of change of energy, that is power. So this quantity varies from location along the string as well as with time. कहते हैं ये क्वांटिटी कैसे वेरी करती है, ये स्ट्रिंग के अलोंग लोकेशन और उसके टाइम के लिहाज से वेरी करती है। यूजुअली वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द एवरेज पावर, तो हम ज्यादा जो है वो एवरेज पावर में इंटरेस्टेड होते हैं। तो एवरेज पावर क्या होगी, एवरेज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी। तो हमारे पास ये क्या आया था, म्यू मेगा स्केयर वाई एम बी कोस स्केयर के एक्स माइनस ओमेगा टी वी एवरेज। तो हम देखते हैं कि ये फैक्टर है वी एवरेज वाला, इसकी जो वी एवरेज की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, टोटल साइकिल है तो उसकी एवरेज लोगे तो 1/2 हाफ हो जाएगा। सो वी ऑब्जर्व वेव्स ओवर अ टाइम दैट इज वेरी, ये कह रहे हैं, compared with the period of the wave, so that we take average over many cycle of the oscillation. The average value of cos square over any number of full cycle is half. यानी इस फैक्टर की जो एवरेज होती है वो किसकी इक्वल होती है, हाफ की इक्वल होती है। सो ये हाफ आ गया, म्यू ओमेगा स्क्वायर वाई एम वी। सो यहाँ से आप स्टूडेंट बता सकते हो कि आपकी जो पावर डिलीवर है, जो एवरेज पावर डिलीवर है, वो किसकी इक्वल है। अगर आप यहाँ पे देखो 1/2 भी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फिर सॉरी, ये वाला वी स्पीड कांस्टेंट है, ओमेगा चेंज होता है। तो हमारे पास जो वी एवरेज है, वो पी एवरेज है, वो किसके कोरस्पॉन्ड आ रही है, आपके पास है एम्पलीट्यूड का स्केयर और फ्रीक्वेंसी का स्केयर। यानी आपके पास पावर जो है, एवरेज पावर जो है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, स्केयर ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। The dependence of the average rate of the energy transfer on the square of the amplitude and square of the frequency is a general properties of the wave. ठीक है, तो ये वेव की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। अब क्या हो गया, ये मीडियम की प्रॉपर्टी पे नहीं डिपेंड कर रही, ये वेव की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही है कि वो कितनी एनर्जी वहां पे ट्रांसफर कर रहा है। सो दिस कैलकुलेशन अज्यूम दैट, ये कैलकुलेशन जब हम अज्यूम करते हैं कि वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी
ये कैलकुलेशन हमने जितनी यहाँ तक कैलकुलेशन की है स्टूडेंट्स, वो इस लिहाज से की है कि कोई एनर्जी लॉस नहीं है, ठीक है? ना कोई एयर फ्रिक्शन है, ना कोई डेसिपेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है? द वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी विद नो लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन और अदर डेसिपेटिव फोर्स। None of the mechanical energy is lost to the internal energy of the string or heat transfer to, यानी किसी किस्म का एनर्जी लॉस यहाँ पे नहीं हुआ। जितनी आपने हैंड से वर्क डन किया वो सारे का सारा स्ट्रिंग में ट्रेवल कर गया इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। सो वी हैव आल्सो अज्यूम दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रिमेन्स कांस्टेंट एज इट ट्रेवल। अगर आप देखें तो ये एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है जैसे वेव ट्रेवल करती है स्ट्रिंग में। लेकिन अगर आप इसको देखो वाटर सरफेस पे वेव को देखो, तो आपने देखा है कि वो रिपल्स जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, उसका एरिया जो है वो ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो यहाँ पे अब क्या है, दिस रिमेन्स ट्रू फॉर वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग पे वेव्स के लिए तो सही है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। इट इज स्ट्रिक्टली ट्रू फॉर द आइडियल प्लेन वेव के लिए भी ठीक है। होएवर फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट कौन से थे, जो वाटर सरफेस पे वेव प्रोड्यूस हो रही है, द एनर्जी कंटेंट ऑफ ईच वेव रिमेन्स सेम, बट द एनर्जी इज स्प्रेड ओवर एन इंक्रीजिंग एरिया एज वेव ट्रेवल। ठीक है? कि वहाँ पे एनर्जी जो है वो उसका जब वो ट्रैवल करती है तो उसका एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब अगर कोई स्टोन ड्रॉप करके देखें वाटर में तो देखें स्टार्ट में बहुत क्लियर वेव्स नज़र आ रही। जैसे-जैसे जो है वो आगे जाएगी वेव उसका एरिया भी बढ़ता जाएगा वेव फ्रंट्स का और उसकी इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। सो फॉर सच स्फेरिकल वेव इट इज़ ऑफन मोर यूज़फुल टू डिस्क्राइब द वेव इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी। तो इस सूरत में फिर हम इंटेंसिटी का कांसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? वैसे पावर का ही है, लेकिन अगर ऐसा है यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे-जैसे वेव फ्रंट्स ब आगे-आगे मूव करता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, एरिया इंक्रीज़ होता जाता है। तो अगर ऐसी सूरत है, तो फिर वहाँ पे हम इंटेंसिटी का कांसेप्ट यूज़ करेंगे। तो आपको बताइए इंटेंसिटी क्या होती है? पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया, ठीक है? तो ये हमारे पास इंटेंसिटी है। तो अब हमारे पास अगर एरिया जो है वो सर्कल में वेव फ्रंट्स हैं तो वो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। पी एवरेज की यहाँ पे बच्चों वैल्यू लिखोगे, ये पी एवरेज की वैल्यू लिख ली। इंटेंसिटी क्या आ गई यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इंटेंसिटी आर स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है उसका इंटेंसिटी का। यानी अगर अगर आप आर बढ़ाते जाते हो तो इंटेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है? अगर हम डिस्टेंस डबल कर दें सोर्स के बिटवीन तो क्या हो जाएगा, सोर्स ऑब्जर्वर के बिटवीन आप क्या करते हो, डिस्टेंस जो है वो डबल कर देते हो तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी यहाँ पे, एम्पलीट्यूड भी हाफ हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि आपकी वेव मोशन में इंटेंसिटी किसकी इक्वल होती है? एवरेज पावर डिलीवर पर यूनिट एरिया। और पावर क्या होती है आपके पास? दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होती है आपके पास? दैट इज़ इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो बच्चों ये आपके पास था एनर्जी ट्रांसफर इन वेव मोशन का कॉन्सेप्ट और उसमें पावर और इंटेंसिटी वेव मोशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 1-2 मिनट में मैं फिर आपको थोड़ा-सा रिफ्रेश कर दूँ, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ये ठीक है, एनर्जी इन वेव मोशन ये आर्टिकल हमने आज किया था। तो इसमें मैंने बताया था कि अगर एक स्ट्रिंग में वेव ट्रैवल करती है तो वो किस तरह से करती है। वहाँ पे हमने उसके 2 लेंथ एलिमेंट ले लिए थे। एक लेंथ एलिमेंट T1 पे था, दूसरा T2 पे था। जब वो T1 टाइम पे होता है तो उस रिलैक्स पोज़ीशन में होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, ठीक है? पोटेंशियल भी 0 होती है। जैसे वो मूव करता है तो वो स्ट्रेच हो जाता है अंडर द टेंशन, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो हमने वो काइनेटिक एनर्जी चेंज फाइंड आउट किया, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी चेंज फाइंड आउट किया, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी चेंज फाइंड आउट किया, ये वाला। ये आ गया आपके पास। दोनों का आपने रेट फाइंड आउट किया कि टाइम के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। तो आपने देखा कि दोनों सेम होते हैं। यानी अगर वो किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी 0 होगा। और अगर कहीं काइनेटिक एनर्जी चेंज मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी वहाँ पे
मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेट्स जो है वो दोनों के दूसरे के इक्वल है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ऐसा नहीं था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती थी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती थी। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन सम करते थे तो वो कंजर्व रहता था, कांस्टेंट था। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें क्यों नहीं है कि हमारे पास ये जो मैस है, स्ट्रिंग है, वो उसके लेंथ एलिमेंट जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, वो अकेला नहीं है। उसके साथ आगे-पीछे और भी लेंथ एलिमेंट और भी पार्टिकल हैं, वो फिर एक-दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, फिर हमने देखा कि टोटल एनर्जी हमने फाइंड आउट की, टाइम के लिहाज से कितनी चेंज हो रही है। तो टाइम से ले के लिहाज से जो टोटल एनर्जी चेंज है, वो आपको पता है वो किसके इक्वल होता है? वो एवरेज पावर के इक्वल होता है। तो एवरेज पावर निकाल ली। अब हमने कहा कि एवरेज पावर तो ये शो कर रही है कि ये डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी पे और स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे। तो हमारे पास अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता है, जैसे वाटर की सरफेस पे वेव फ्रंट्स है, तो उस सूरत में फिर हम किस तरह से उसकी पावर डिलीवर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम पावर की बजाय वहाँ पे इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि पावर एवरेज पावर डिलीवर बाय यूनिट एरिया, वो आपके इक्वल आ जाता है किसके? इंटेंसिटी के। यानी अगर आपके पास डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो इंटेंसिटी कम होती जाती है, एनर्जी कम ट्रांसफर होगी ज़्यादा डिस्टेंस पे। ठीक है जी। तो ये आपके पास आर्टिकल था एनर्जी ट्रांसफर इन वेव मोशन। तो यहाँ तक हम इसको वाइंड अप करते हैं। आगे नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो नेक्स्ट जो है क्लास में फिर कर लेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।